नमस्ते साथियों। मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। साथियों, बहुत सारे साथियों की फरमाइश थी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में गायनों का क्या भविष्य है, उसके ऊपर चर्चा की जाए। तो हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की फैमिली की जो बहुत सम्मानित सदस्य हैं और बहुत एक्सपीरियंस सदस्य हैं, डॉक्टर धनश्री मैम महाराष्ट्र से, मैंने मैम को इनवाइट किया है कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी में गायनों का क्या भविष्य है उसको लेके चर्चा की जाए मैम से। तो मैम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। नमस्ते सर। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल होगा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को लेके कि आपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को क्यों चुना मॉडर्न साइंस के इस समय में। मेरा एजुकेशन मतलब हमारा कॉलेज ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी था। हमारा 3.5 साल का प्रॉपर हमें एजुकेशन मिला है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन भी बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया है। हमें लेक्चरर भी बहुत अच्छे मिले। लेकिन ये था कि मेडिसिन क्या है कभी देखने को मिला नहीं, क्या है मीन्स डिसीज है, उसके नीचे हम ट्रीटमेंट भी लिख देते थे कि S5 देना है, AC5 देना है, डायल्यूशन कौन सा देना है, कॉम्प्रेस भी। लेकिन कॉम्प्रेस क्या होता है ये भी जानकारी नहीं थी। लेक्चरर हमें आके अच्छे से पढ़ाए, सब बताए, प्लांट्स के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी हमें हमारे कॉलेज में दी थी। लेकिन प्रैक्टिकली नहीं मिला। तो हमें जब कंप्लीट हो गया BEMS तो हमें एलोपैथी करना पड़ा। उस टाइम पे पेटेंट मेडिसिन के बारे में भी जानकारी नहीं थी एक्चुअली। लेकिन जो हमारे लेक्चर कोर्स प्रोफेसर थे वो कुछ मेडिसिन पेटेंट मंगाते थे, तो वही मैं भी अवेलेबल मुझे भी हो जाता था। तो मैं मेरे क्लिनिक में जब से स्टार्ट किया है तभी से मैं EH का यूज कर रही हूँ, पेटेंट भी। लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं, जैसे कि डायल्यूशन कैसे बनाना है, D1 होता है, D2 D3, ये सब का जानकारी तो बाद में हुआ। लेकिन स्टार्टिंग से EH का मेडिसिन यूज कर रहे हैं। और एक था दिमाग में कि करना तो पूरी तरह EH ही करना है। लेकिन शुरू में ये सारा मेडिसिन अवेलेबल नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ हमेशा के लिए थे। तो स्टार्टिंग मेरा 95 में हमारा 94 में मेरा पास आउट हुआ है BMS। और 1996 में मैंने मेरा नासिक से वहाँ क्लिनिक चालू किया था। फिर आफ्टर मैरिज मैं मुंबई आई, मीरा भाईंदर थाना मुंबई में मेरा क्लिनिक है। वहां पर मैंने 2004 में अगेन मेरा स्टार्ट हो गया EH का। मेडिसिन भी मैं नासिक से डॉक्टर हितेश खन्नार उनसे मंगाती थी, पैटर्न मिल जाता था। लेकिन कुछ कुछ टिपिकल के लिए ही मुझे वो रिजल्ट आता था, उतना ही पैटर्न में मंगाती थी। तो सब लोग बोलते थे कि GP पॉसिबल नहीं है EH के साथ। लेकिन अभी ये माइंड में नहीं है, GP तो बहुत अच्छे से हम EH में कर सकते हैं, इसमें कोई मीन्स सवाल ही नहीं उठता है। और मैं ना एक्चुअली डाइल्यूशन बनाना, फिर अगेन एक 2019 में हम रैबिसन से जुड़े और डॉक्टर संजीव शर्मा सर ने उन्होंने गाइड किया कि D3 आता है, वहां D3 पता चला। और फिर अगेन पैटर्न के साथ फिर डायल्यूशन बनाना, ये अच्छा सा एक रास्ता उन्होंने दिखा दिया। और बस चल पड़े फिर बिंदास के, नहीं अभी एलोपैथी धीरे धीरे हटाना है और बस मुझे EH करना है। और पूरा अच्छा सपना पूरा हुआ डॉक्टर मनीष पाटीदार से जब हम सर के साथ मिले 3 साल पहले। हमारा 16 मंथ का सर का साथ कोर्स कंप्लीट भी हुआ है, उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया है। तो सर के साथ जुड़ने के बाद फिर कोई शंका नहीं रही कि EH पॉसिबल नहीं है। yes, EH is possible in general practice also. We can treat any type of disease with electrohomeopathy. It is possible. It is possible always. बस अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पेशेंट के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के बाद मैं पक्का 8-10 दिन के बाद पेशेंट को कॉल करती हूँ या फिर मैसेज कर देती हूँ मेडिसिन प्रॉपरली ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। और वैसा रिप्लाई आ जाता है पेशेंट कितना इंटरेस्टेड है। पेशेंट का कभी कभी ये होता है कि मेडिसिन स्टार्ट किया तो बीच में एसिडिटी हुआ, लूज मोशन हुआ, कभी मीन्स ये पेशेंट को लगता है कि नहीं मुझे मेडिसिन की वजह से हो रहा है। इसलिए मैं पक्का 8-10 दिन के बाद कॉल पेशेंट के करती हूँ। और पेशेंट के साथ पहले तो रिलेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है कि आपका मिस होता है क्या, 3 टाइम्स अ डे आप ले पाते हो क्या। मेरे मुंबई में थोड़ा मुझे टफ होता है
इसीलिए मैंने ग्लोबल फॉर्म में भी बनाया है, डिस्केट्स भी बनाया है, ड्रॉप्स भी। जहाँ पेशेंट ऑफिस वर्कर है और वो अगर नहीं कर ले पाता है, आफ्टरनून का मीटिंग होता है कुछ ऐसे जॉब में, तो पेशेंट को मैं अलग से 15 ml का एम्प्टी बॉटल दे देती हूँ कि आप जो मेडिसिन मैंने दिया है उसका ये 15 ml भर के आप अपने डेस्क पे रख दीजिए, तो आपको ये मेडिसिन कैरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा और ऑफिस का दोपहर का आपका जो डोज है वो भी स्किप नहीं होगा। तो इस तरीके से पेशेंट के साथ हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जहाँ पेशेंट ओरली नहीं ले सकता है तो मैंने ग्लोबस बनाया है, डिस्केट डायरेक्टली ऑन टंग यूज हो सकता है। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है कि पेशेंट के हिसाब से भी हमें चलना चाहिए और मुझे भी मेरा मेडिसिन प्रॉपरली उसके बॉडी में जब जाएगा तो रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट पक्का आता है अगर पेशेंट 30 डेज का मेडिसिन प्रॉपर 30 डेज में लेता है, डे टू डेट आता है, तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है और ऐसा पेशेंट जल्दी जल्दी रिकवर भी हो जाता है। तो मेरे पास सभी टाइप के पेशेंट्स में देखती हूँ, अभी कोई एक ही डिसीज पे फोकस नहीं किया है, क्योंकि अभी 3 साल में सर से तो बहुत कुछ सीखा है। बहुत ही अच्छे से मनीष सर ने नॉलेज दिया है, लेकिन इसमें हमें एक टॉपिक पर्टिकुलर एक डिसीज पे आने के लिए टाइम लगेगा। तो मेरे पास स्किन टाइप के भी डिसीज आते हैं, स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड, और पैरालिसिस का भी पेशेंट है, रीनल फेल्यूर का भी है, कैंसर के भी कुछ पेशेंट्स मैंने मीन्स देखे हैं, किसी का एक दो पेशेंट का ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और गायनेक में तो है ही। तो गायनेक में जैसा आप ज्यादातर आज उस पे फोकस करना चाहेंगे, गायनेक में प्रैक्टिस, तो गायनेक में भी पीसीओडी हमारा रेगुलर आजकल ये कंप्लेन होता है। देन यूट्राइन फाइब्रॉइड है, बल्कि यूट्रस का केसेस ज्यादा आ जाता है, और मेंसेस इरेग्युलर और मेनोपॉजल, ये सारा हम रिकवर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ कर सकते हैं। बल्कि यूट्रस तो 2-3 महीने में ही नॉर्मल रिपोर्ट आ जाते हैं, बस पेशेंट को हमें प्रॉपर डायल्यूशन और प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट हम देते हैं तो रिजल्ट पक्का आ जाता है। और दूसरा पीसीओडी। पीसीओडी अगर आज के मतलब लाइफस्टाइल जो है बहुत चेंज हुआ है, फास्ट फूड खाना, टाइम पे नहीं खाना, देर रात तक मोबाइल पे हम देखते रहते हैं, इसके लिए हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जैसा हमें मनीष सर ने बताया कि आवर बॉडी इज पार्टली कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम एंड पार्टली कंट्रोल बाय हार्मोनल सिस्टम। तो हम अगर नर्वस सिस्टम से देखेंगे तो एक तो स्ट्रेस होता है, काम का है, लेडीज को हमेशा ही कसरत होती है, ऑफिस जॉब है, घर का भी देखना है, तो थोड़ा स्ट्रेस में रहती है, ये भी एक कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। और सेकंड थिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस होने के लिए हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हम मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे 1 बजे खाना खाना खाया, किसी दिन 2 बजे, किसी दिन 3 बजे। तो मैं पेशेंट को एक एग्जांपल लेती हूँ कि अगर आपने 2 बजे किसी का अपॉइंटमेंट लिया है, अगर आप वो पर्सन को आप 3 बजे मिलने के लिए गए, तो क्या आपको वो टाइम दे पाएगा या फिर उतना अच्छे से बात कर पाएगा? पक्का नहीं। तो वही है कि हमारे पेट में जब खाना आया, ब्रेन को स्टिमुलेशन गया कि फूड आ गया है, अभी हमें या गैस्ट्रिक जूस हमें प्रॉपरली स्टमक में सिक्रीशन होना चाहिए। पिट्यूटरी से भी जो हार्मोन निकलता है वो कोई उसके लिए, हार्मोन के लिए तो कोई डक्ट होती नहीं है, और डायरेक्टली ब्लड में ही तुरंतली डाइल्यूट किया जाता है। तो अगर आपका हार्मोन पिट्यूटरी सिक्रेट कर रही है 2 बजे, अगर आप वो खाना वही 3 बजे खाएंगे, तो जितना क्वांटिटी आपको हार्मोन का मिलने वाला था 2 बजे, वो 3 बजे नहीं मिलने वाला। तो हार्मोन तो हमें डिस्टर्ब करते हैं। इसीलिए ये सोल्यूशन के हमें टाइम पर खाने का जितना हो सकते कोशिश करें। काम हर कोई करता है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होने की जगह अच्छा है कि हम हमेशा टाइम से खाना करें, खाना खाया करें, बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करें, जिससे कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो। क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस यही कारण होता है गायनेक प्रॉब्लम में, पीसीओडी है, बल्कि यूट्रस है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, या जहाँ ये ओवेरियन फंक्शन, यूट्राइन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, तो ये सारे डिसीजेस हो जाती है पेशेंट को। तो पेशेंट को मैं पक्का गाइड करती हूँ कि आप जितना हो सके टाइम से खाना खाइए। लेट नाइट खाना अगर आप 10 बजे के बाद खाना खाएंगे तो डाइजेशन कब होगा? 1-2 बजे, तब तक आपको नींद आएगा, और जो 4 से 6 बजे का टाइम होता है एंटीबॉडी बनने का, उस टाइम पे आपका ब्रेन दूसरे काम में बिजी रहेगा। तो ब्रेन को भी टाइम दो कि इस टाइम पे प्रॉपरली एंटीबॉडीज बने, कि ताकि आप बीमार ना पड़े। तो ये सारा गाइडेंस हमें प्रॉपरली पेशेंट को डाइट के बारे में अच्छे से गाइड करना चाहिए, और एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी होता है। और दूसरा एक होता है, आजकल मुंबई में हमारे यहाँ सनलाइट
हमें पता ही नहीं है कि सनलाइट होता है। हम जैसे ऑफिस में निकले, 10 बजे निकले, दिन भर ऑफिस में रहा, दिन भर ऑफ एसी में रहेंगे, नाइट में लेट नाइट फिर घर पे जाएंगे, तो हमारा खाना भी टाइम से नहीं हो पाएगा, सनलाइट नहीं मिलेगा, तो नेचुरल थिंग नहीं मिल पाती है। ये भी कारण है कि बहुत सारे डिसीजेस होने का। हमारे यहाँ डायबिटीज के भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उसका भी यही कारण है, बस काम के पीछे पड़े रहना, अभी खाऊंगा 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। तो ये डिसीजेस का मेन कारण है। हम तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में यही देखते हैं ना कि मेन रीजन कहाँ है, शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हुआ, उसकी वजह से कितना दूसरा ऑर्गन डैमेज हुआ है, पहला ऑर्गन डैमेज होने के बाद दूसरे का कितना नुकसान हुआ है, ये हमें स्टडी करना पड़ता है। जैसे सर बोलते हैं कि लिंक ढूंढो, लिंक अगर आपको मिल गया कि कहाँ से शुरुआत है, जैसा ग्रुप में डायरेक्टली पूछा जाता है इसका प्रोटोकॉल दो, लेकिन वो डिसीज क्या है, वो कब से शुरू हुई है, कहाँ से शुरुआत है, आपके पास प्रॉपर हिस्ट्री होना भी तो जरूरी है। एक्यूट है, क्रॉनिक है, मेन शुरुआत लीवर से हुई है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हुआ है, क्या है, तो उस हिसाब से आप मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे। मेडिसिन सिलेक्शन एक बार आपको आ गया कि इस ऑर्गन का मेडिसिन मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर उसका आपको डाइल्यूशन सिलेक्शन करना चाहिए। तो इसके लिए आपको पेशेंट का प्रॉपर हिस्ट्री, कितना एक्यूट हुआ है, कितना क्रॉनिक है, कितना दिन से पेशेंट दूसरा मेडिसिन ले रहा है, और हमें कहाँ पर फोकस करना है, कौन सा डायल्यूशन से हमें स्टार्ट करना है, और वो डायल्यूशन धीरे धीरे चेंज करना है। अगर पेशेंट को रिजल्ट नहीं आ रहे तो हमें और निगेटिव जाना चाहिए, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे तो हमें थोड़ा पॉजिटिव तरफ जाना आता है। तो ये हमें प्रैक्टिकली सीखने को मिलता है। इसके लिए प्रॉपर आपका अच्छा सा डीप स्टडी होना चाहिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पक्का होना चाहिए, ये हमें गाइडेंस मनीष सर से पक्का मिल जाता है। तो जी इस मैम। तरीके से आप पेशेंट से कम्युनिकेट करें, पेशेंट पक्का आएगा, आपका ओपीडी भी बढ़ेगा। जी मैम। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने अपनी प्रैक्टिस के स्टार्टिंग में पेटेंट यूज किए कंपनियों के, अभी आपने बताया यस, कि आपने बहुत यस, जगह के पेटेंट यूज हाँ, हाँ, किए, तो यस। क्या आप अभी भी पेटेंट यूज करते हैं कि अपना पेटेंट खुद से बनाते हैं नहीं, मेडिसिन के अकॉर्डिंग, नहीं सर, सॉरी अभी डिजीज तो के अपना अकॉर्डिंग? खुद का फैक्ट्री, अभी अपना खुद का फैक्ट्री बना है। मेरा वीडियो भी, क्लिनिक का वीडियो आपने देखा है, आपने सबको शेयर भी किया है। जी खुद का पेटेंट जैसे ही मनीष सर से जुड़ गए, जो भी पेटेंट था पूरा हटा दिया और खुद का बनाना सीखा। ओमकार यच क्लिनिक इस नाम से मेरा पेटेंट होना चाहिए। ये मेरा पेटेंट हुआ, और ये सारी कृपा, सारा आशीर्वाद मनीष सर से जुड़ने के बाद मिला है, और मनीष सर का गाइडेंस की वजह से ही मैं यहाँ तक आई हूँ। नहीं तो एक दिन ऐसा भी सोचा था कि मुंबई में हर साल सर्वे होता है, मई जून आएगा तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर्स को परेशान करना शुरू हो जाता है। ये हर साल का हमारा अनुभव है, इसीलिए उससे अच्छा कि अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मेरा एजुकेशन हुआ है तो ओनली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ही करना है, एलोपैथी में जाना ही नहीं है, तो कोई हमें ऑब्जेक्शन भी नहीं लेगा, और अपना एक अच्छा सा नाम भी बन जाएगा। इसलिए पेटेंट बिल्कुल नहीं है, जो भी मेडिसिन मैं खुद सब बनाती हूँ। जी मैम। मैम एक मेरा सवाल था इनफर्टिलिटी के लेवल पे, क्या इलेक्ट्रो हाँ, होम्योपैथी के द्वारा अ, बांझपन या इनफर्टिलिटी का भी ट्रीटमेंट संभव है? ट्रीटमेंट संभव है। अच्छा सा ट्रीटमेंट अगर पेशेंट प्रॉपरली देता है, पेशेंट हमें कोऑपरेट करता है। इनफर्टिलिटी एक कोई जादू तो नहीं है, पेशेंट 2 महीना मेडिसिन लेता है और फिर आएगा कि मैडम प्रेगनेंसी नहीं रहा। वो एक प्रोसीजर होती है ना फर्टिलाइजेशन का, उसके लिए हमें यूट्रस को प्रॉपर करना है, न्यूट्रिशन देना है, ओवेरियन फंक्शन डिस्टर्ब है उसको प्रॉपरली करना है, तब जाके फिर प्रॉपर ओवम बनेगा, और बाद में अच्छे से फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए हमेशा मैं मेल फीमेल दोनों को भी ट्रीटमेंट देती हूँ। भले ही मेल में नहीं हो, लेकिन स्पर्म्स का क्वालिटी भी बढ़ना जरूरी होता है। अगर स्पर्म क्वालिटी अच्छा नहीं रहेगा, कोई रिपोर्ट में ये प्रॉपरली नहीं आता है कि स्पर्म का हेड में प्रॉब्लम है, टेल में प्रॉब्लम है, इतना परफेक्ट नहीं आता है। तो हमें स्पर्म का क्वालिटी बढ़ाना है, और ओवम का भी क्वालिटी बढ़ाना है। अगर स्पर्म का और ओवम का क्वालिटी अच्छा रहेगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद है वो भी फीटस अच्छा क्वालिटी का बनेगा। इसलिए इनफर्टिलिटी का भी केस अच्छे से, मैं कुछ केसेस मेरा चल रहा है तो उसमें भी रिजल्ट है, पक्का है। तो लेकिन सिर्फ पेशेंट के साथ हमें अच्छे से कम्युनिकेट होना चाहिए, और पेशेंट का भी अच्छा कोऑपरेशन मिलेगा तो हम वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। जी मैम। मैम मेरे कुछ साथियों के जो अभी यंग हैं, अभी एज में सीख रहे हैं, हाँ, इवन मेरा भी, मेरे मन में भी ये सवाल होता है कि हम
क्या करें कि हमारी ओपीडी बढ़े, हमारी प्रैक्टिस बढ़े। ये बहुत बहुत सारे डॉक्टरों के ये सवाल हैं, तो आप हमारी काफी सीनियर हैं, आपने बिल्कुल संघर्ष करके आप इस लेवल तक पहुंचे हैं, तो ये तो अपने अनुभव के आधार पे आप हमें क्या गाइड करना चाहेंगे कि हम किस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाएं? प्रैक्टिस अगर आपको बढ़ाना है तो रिजल्ट देना पड़ेगा। तो छोटी छोटी शुरुआत कीजिए। पहले मैं बोलती हूँ कि आप एक एग्जांपल दूंगी कि पैरासीटामोल आप देते हो तो आपको ये जानकारी होता है एडल्ट में एक टैबलेट देना है, बच्चों में 1/4 देना है, 4 से 6 साल के बाद आधा। तो आपको डायल्यूशन प्रॉपर ईएच का मेडिसिन होना भी, मेडिसिन का नॉलेज होना भी जरूरी है। हाफ नॉलेज लेके आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट प्रोटोकॉल बता भी दिया। तो सेकंड मंथ में आपको डायल्यूशन बदलना है नहीं बदलना है, सर मनीष सर हमेशा बोलते हैं आपके सामने पेशेंट है। पहले हमें भी अच्छा नहीं लगता था कि सर गाइड क्यों नहीं करते, हमें क्यों नहीं बताते हैं, लेकिन वो राइट है। आपके सामने पेशेंट है, उसका कितना कंप्लेन जो था कितना क्लियर हुआ, और अभी मुझे कौन सा डायल्यूशन चेंज करना है वो आप ही डिसाइड कर सकते हो। पेशेंट के मुझे मेडिसिन क्या चेंज करना करके देना है वो आपको ही करना है। इसलिए प्रॉपर नॉलेज मेडिसिन का प्लान का हो तो आप एक प्रॉपर पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, और जब रिजल्ट आएगा तभी वो दूसरा पेशेंट को भेजेगा। जैसे मेरे यहाँ पाइल्स का एक पेशेंट को मैंने ट्रीट किया, तो उसने दूसरा पेशेंट भेजा, थाना से आया, कुछ मेरा पेशेंट गोरेगांव से 2-3 आया। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड, ये एक है कि माउथ पब्लिसिटी से ही पेशेंट आता है, एक मेरा अनुभव रहा। क्योंकि रिजल्ट आता है तो जब अपने फ्रेंड को बताएगा तो वो विश्वास से आता है और अपने साथ कंटिन्यू रहता भी है। इसलिए मेरे ऑनलाइन भी पेशेंट होते हैं। ऑनलाइन में थोड़ा सा उतना पेशेंट पूरी तरह हम पे ट्रस्ट नहीं करता है, थोड़ा हमें ज्यादा अच्छे से काउंसलिंग करना पड़ता है। और कभी कभी पेशेंट 2-3 महीना मेडिसिन लेके भी डिसकंटिन्यू करता है। इसलिए पेशेंट के साथ कम्युनिकेशन और अपना अच्छा सा ट्रीटमेंट, अपना अच्छा नॉलेज रहेगा तो ही हमारा ओपीडी अच्छा बढ़ सकता है। जी मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला आपके एक्सपीरियंस से। ये उम्मीद करता हूँ आगे भी आपसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता रहेगा। मैं अपने सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि ऊपर आई बटन में मैंने धनश्री मैम के क्लिनिक की वीडियो का लिंक डाला हुआ है, एक बार उस वीडियो को देखिए और देखिए मैम ने कितने अच्छे तरीके से अपने क्लिनिक को मैनेज किया है। ये भी एक कारण होता होगा मैम पेशेंट का अट्रैक्ट होने का, आपका ये हाँ, क्लिनिक। बनाना पड़ता है वैसे। क्योंकि पेशेंट बाद में आता है, पहले तो अपना क्लिनिक का सेटअप अच्छा होना चाहिए, क्लीनलीनेस अच्छा होना चाहिए, हाइजीन प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि मेरे यहाँ जो पेशेंट आता है बहुत हाई क्लास से आता है, तो पहले मुझे वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जी मैम, अंत में मैम दो शब्द कुछ आप हमारे नए चिकित्सकों को, क्योंकि देखो ईएच में जो मैंने महसूस किया है, फेस भी किया है, मुझे लगता है भी बहुत सारे लोग वो फेस कर रहे हैं, कि एक अच्छी फैमिली के साथ जुड़ना, ये सबसे बड़ी समस्या है कि लोग बाग भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और अंत में आगे क्या करते हैं, वो ईएच को छोड़ के दूसरी प्रैक्टिस में लग जाते हैं। उनके यहाँ कभी कोई ये जांच वगैरह पहुंच जाती है तो वो डिग्री ईएच की होती है, प्रैक्टिस कुछ और होती है, तो वो फिर कानूनी पचड़े में भी फंस जाते हैं। तो आप दो शब्द ऐसे डॉक्टरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैंने पहले भी बताया कि ईएच का मेडिसिन का प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो आपको सर, तो आप मनीष सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका नोट्स नहीं लिखेंगे तो आप तैयार नहीं होने वाले। मनीष सर का फैमिली इतना बेस्ट है, मैं हमेशा बोलती हूँ आवर फैमिली इज बेस्ट फैमिली, बेस्ट ईएच फैमिली। और हमें गर्व है कि हम मनीष सर के फैमिली से जुड़े हैं। मनीष सर के साथ अगर आप हमेशा जुड़े रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, तो दूसरा कोई बुक आपको फॉलो करने का जरूरत नहीं, कोई बुक्स की जरूरत नहीं। यही नोट्स आप पॉइंट टू पॉइंट आपके पास लिखा हुआ चाहिए, आप एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हो। मनीष सर से एकदम सुपर कोई नहीं है, मनीष सर इज सुपर, उसके लिए मैं कहूंगी। क्योंकि मनीष सर की वजह से आज मैं इतना अच्छा, मेरा क्लिनिक आप देख रहे हैं। इससे पहले मेरा और एक कॉलेज है ऑलरेडी क्लिनिक वो स्लम एरिया में, वो भी मैंने छोटा सा जगह में सेटअप किया है। लेकिन ये जो है ये तो पूरा मनीष सर की वजह से है। तो अगर आप मनीष सर जैसा आपको गाइड करते हैं उसी हिसाब से अगर आप अच्छे से नोट्स निकाल के रखिए, प्रॉपर स्टडी कीजिए, रेगुलर कांटेक्ट में रहिए, अपडेट करना चाहिए खुद को। सर बताते कि खुद को अपडेट करना बहुत जरूरी है, और मेरे पास हर मेडिसिन होना चाहिए।
मीन D1 D2 D3 खुद तो बनाते, लेकिन उसके आगे आपको, आप देखो मेरे पास ऑइंटमेंट भी मैं खुद ही बनाती हूँ, स्प्रे रहेगा वो भी रहेगा, हेयर ऑयल से लेके शैम्पू है, फेस वॉश है, फेस क्रीम है, हर तरह का आपके पास ट्रीटमेंट हो, तो आपका पेशेंट दूसरी जगह जाएगा नहीं। और आप अपना इतना अच्छा फैमिली के एक दूसरे को गाइडेंस बहुत ही अच्छे से किया जाता है, एक दूसरे के साथ रिस्पेक्ट इसी फैमिली में मिलता है, सम्मान मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और सब लोग हम एकजुट होके चलेंगे तो बहुत अच्छा सर का नाम तो होगा ही, और अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भी नाम अच्छे से बनेगा। इसलिए हम सबको एक साथ मिलकर इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। और अच्छा सा ऑलवेज कहूंगी कि बस बेस्ट नॉलेज लेना और पढ़ाई करना ही पड़ेगा। मैम ना चाहते हुए भी एक सवाल और मेरे मन में आया है अभी। ये अभी आपने बताया कि आप अपना स्प्रे बना रहे हैं, हेड ऑयल बना रहे हैं, हाँ चेस्ट ऑयल बना रहे हैं, हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आप अपने क्लिनिक पे बना रहे हैं, अपने नाम से बना रहे हैं? मेरा तो क्लिनिक में ही बनता है, और नाम, मुझे मेरा पेटेंट तो सेल नहीं करना है, बस मेरे जी पेशेंट को देना है, लेकिन अपडेटेड होना चाहिए प्रॉपरली। जी, तो उसके आप फोटोज में मैं हमेशा ग्रुप में डालती रहती हूँ। हाँ जी मैम, आप ईएच के द्वारा हाँ। कौन कौन सी चीजें बनाते हैं? जैसे स्प्रे ऑइंटमेंट वगैरह आप बता रहे थे, तो एक बार बताएंगे दोबारा से क्या क्या चीज आप ईएच की बना रहे हो अभी पेशेंट को देने के लिए, नॉट फॉर सेल? पीएच का मेरे पास सब कुछ है। मेरा पेन ऑयल मैं अपना है, स्किन के लिए स्किन ऑयल है, स्किन ऑइंटमेंट जो बनाया जाता है, जैसा मैं A2C5G P2N1 का उसका मैं चाहे तो एक वीडियो बना के डाल दूंगी कि कैसा मैंने बनाया था। तो वो एक ऑइंटमेंट मेरे पास 1 kg बना के रखती हूँ। तो वो जैसे बॉइल्स हो गया, कहीं जख्म हो गया, इचिंग हो गया, तो मुझे स्लम एरिया में ये बहुत ही अच्छा पूरा डब्बी भर के मैं बना के रख देती हूँ। तो वो मेरा रेगुलर यूज के लिए, ऑल टाइप्स ऑफ स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिसीज के लिए मेरा वो यूज हो जाता है। पेन ऑयल तो सबके लिए होता ही है, वो भी मेरा हमेशा रेडी रहता है। फिर मैंने फोरहेड ऑयल बनाया है एप्लीकेशन के लिए, सर ने हमें जो फॉर्मूला दिया है, तो ऑइंटमेंट थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, तो मैंने रोल ऑन बनाया। रोल ऑन में अपना ऑयल डाल के पेशेंट को फोरहेड पे बस रोल ऑन कर दो, आपका हेडेक बंद हो जाएगा, अच्छा स्ट्रेस कम हो जाएगा, अच्छी नींद आएगी। उसके लिए एक मैंने बनाया है। देन हेयर ऑयल मैं खुद बनाती हूँ। हेयर ऑयल में मैं तीनों ऑयल यूज करती हूँ, कोकोनट, सेसम और आलमंड ऑयल, तीनों का मिला के मैं मेडिसिन 1:9 से D4 का हेयर ऑयल। शैम्पू भाई वैसे ही बनाती हूँ मैं। फेस क्रीम मैंने एलोवेरा का जेल आता है और व्हाइट क्रीम आता है, दोनों में भी बनाया है, फेस क्रीम भी बनाया है, फेस वॉश भी बनाया है। अब और अभी मैंने सोप भी बनाया है, जस्ट अभी मैंने इसको कवर नहीं डाला है। ये मेरा फेस के लिए, एक्ने के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो इसका सोप बेस मिलता है, बस आप बना दो। मुझे उतना टाइम नहीं मिला, अब पेशेंट ऐसे भी लेके जाता है मेरे यहाँ से, तो ये सब हम कर सकते हैं। बस एक व्हीकल हमें अलग अलग तरीके से यूज करना है। मेडिसिन तो वही है, अगर सारा मैं डिस्टिल वाटर में बना के दूंगी तो पेशेंट को अप्लाई करने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी होगी, कि वही पानी जैसा मतलब फोरहेड पे भी यूज करो, लिक्विड आप बाथ में भी डालो, वही आप हेयर में भी यूज करो। अगर हम एक अट्रैक्टिव बनाते हैं तो प्रोडक्ट भी अपना अच्छा लगता है, और पेशेंट को दिखने में अच्छा होना चाहिए। पहले यह है कि दिखने का अच्छा, तो उसका मन वो तैयार होता है कि अरे मैं ये यूज करूँ। तो इस तरीके से सारे प्रोडक्ट्स मैं खुद बनाती हूँ, और रिजल्ट भी अच्छे हैं। अगर अपना गाइडेंस अच्छा है तो क्यों नहीं रिजल्ट आएंगे। मनीष बिल्कुल सर जैसे गाइडेंस है तो पक्का रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल मैम, आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। और यस जहाँ सर। लोग झगड़ रहे हैं पेटेंट कौन सा दें, फार्मूला बता दो, फार्मूला क्या दें, प्रोटोकॉल क्या दें, डाइल्यूशन का क्या दें, आपने हमारा देखो, हमारा सौभाग्य मैम कि हम हमें आप जैसे सीनियर मिले, आपसे सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिलेगा। ठीक सर है मैं मैम? भी अभी सीख रही हूँ, सर का लेक्चर सुनते हैं तो ऐसा लगता है अरे अभी तो कुछ नहीं आता है। और एक बात बताना चाहूंगी कि मेरा जो भी पेटेंट है, मुझे अगर कोई मांगता है तो मैं नहीं देती हूँ, मैं उनको सीधा फॉर्मूला बना देती हूँ कि आप ही बनाओ। हाँ, कहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछो, लेकिन आपका मेडिसिन, आपका प्रोडक्ट खुद बनाओ, मैं मेरा प्रोडक्ट नहीं देती हूँ। क्योंकि दूसरा तैयार, सर मनीष सर ऐसे है ना कि मनीष सर को खुद को किंग नहीं बनना है, वो किंग मेकर है, ही इज द किंग मेकर। जी, मनीष ये सर के लिए पक्का मैं कहना चाहूंगी। ये तो सत्य है मैम।
मैम धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।